This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I have brought a set of objective questions from Study of English. Study of English के एक सेट के साथ है मैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने 3 सेट्स अपलोड किए हुए हैं और ये हमारा चौथा सेट है और इनमें भी और सब सेट्स की ही तरह 25 क्वेश्चंस है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और हमारे इस सेट को आप अगर आपने स्टडी ऑफ इंग्लिश का स्टडी कर लिया है तो उसको प्रैक्टिस सेट की तरह लें। अगर आपने स्टडी नहीं भी किया है अब तक स्टडी ऑफ इंग्लिश को, तब भी आप इस सारे पॉइंट्स को देख लें। ये सारे फैक्ट जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो वहाँ हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी आपको नज़र आए और आपको लगे कि इसमें कुछ बात है ही नहीं, ये तो सबको पता है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन चूंकि कोई फैक्ट नहीं छूटे इसीलिए मैंने सारे इजी क्वेश्चंस को भी दिए हैं। लेकिन हाँ, जो आपके नॉलेज का डेप्थ है उसका भी निश्चित रूप से इसमें टेस्ट होगा। एक चीज़ के लिए आप और श्योर रहिए कि निश्चित रूप से हमने किसी भी ऐसी चीज़ों को इसमें नहीं लिया है जो इधर उधर की चीज़ें हों। जो कुछ भी है आपके स्टडी ऑफ इंग्लिश से है। अगर किसी क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन के आंसर पर आपको डाउट हो तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई देंगे निश्चित रूप से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस सेट 4 का, वो है क्वेश्चन नंबर 76। वेयर डू वी फाइंड ए लिटरेरी स्टैंडर्ड। हम लोग लिटरेरी स्टैंडर्ड मतलब सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड कब पाते हैं इंग्लिश का। आशय यही है, यहाँ इंग्लिश वर्ड छूटा हुआ है तो आप मान के चलें कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप समझ लें कि इंग्लिश की ही बात हो रही है। तो कब या किस पीरियड में, तो ऑप्शन है आपके सामने, इन द मिडल इंग्लिश पीरियड, इन द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इन द मॉडर्न एंड द मिडल इंग्लिश पीरियड। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब इंग्लिश का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक रूप, मतलब एक मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कब हमको मिलता है। तो जो ऑप्शन है उनमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, इन द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। इसलिए कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश स्टेबल नहीं हुआ था, उसके ग्रामर के रूल में स्टेबिलिटी नहीं आई थी, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आई थी। और आज इंग्लिश का रूल जो है एकदम स्टैंडर्ड का फिक्स्ड हो चुका है और सारी दुनिया में इंग्लिश आज राज कर रहा है। इसीलिए करेक्ट आंसर सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड जो हम पाते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश में पाते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड में वो बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। A dictionary of the English language was published by option A William Langland, option B Dr. Samuel Johnson, option C Dr. George Bernard Shaw, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश का पहला डिक्शनरी पब्लिश किया था और इसमें लगभग 7 साल लग गए थे और 40,000 वर्ड्स के आसपास इसमें थे। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। हु reduced English from a highly inflected language to an analytic one। मतलब किसने अंग्रेजी को, जो इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज था जहाँ की उसके वर्ड के फॉर्म में एकदम उसके प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी चेंजिंग आ रहा था, उसको एकदम एनालिटिक बना दिया, एकदम उसको मतलब विशिष्टता प्रदान कर दी उसके एनालिसिस के बाद। ऑप्शन आपके सामने है, ए ग्रामेटिकल चेंजेस, बी बोरोइंग, सी यूजेस, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? ग्रामेटिकल चेंजेस। ग्रामेटिकल चेंजेस जो आए तो इसने इंग्लिश को हाईली इन्फ्लेक्टेड यानी कि जो बदलता हुआ उसका स्वरूप था, हमेशा ढुलमुल वाली बात जो थी, उसको एनालिटिक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कलर इन द अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश इन दोनों में अंतर है और अमेरिकन इंग्लिश को भी वर्ल्ड इंग्लिश का स्टेटस दिया जा रहा है ब्रिटिश इंग्लिश के साथ। तो जो कलर होता है उसमें कुछ डिफरेंस है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में, स्ट्रक्चर के लेवल पर भी और वर्ड मीनिंग्स लेवल पर भी। तो कलर का जो स्पेलिंग होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए COLAR, ऑप्शन बी COLOR, ऑप्शन सी COLER, ऑप्शन डी COLUR। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी COLOR।
अंग्रेज ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं COLOUR, जो हम लोग लिखते हैं इंडिया में भी, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश के ही करीब हैं, और अमेरिका में COLOR लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, फ्रॉम which language approximately 10,000 words came into English during the 13th and 14th century? 13वीं और 14वीं शताब्दी में किस भाषा से लगभग 10,000 शब्द अंग्रेजी में आए? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियन, ऑप्शन सी इटालियन, ऑप्शन डी स्पेनिश। करेक्ट आंसर क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच से 13 और 14 सेंचुरी में लगभग 10,000 शब्द आए। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था तो उन लोगों ने जो फ्रेंच को लाया था, तो 13वीं 14वीं शताब्दी में 10,000 लगभग फ्रेंच वर्ड आए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वर्ड्स था वो फ्रेंच लैंग्वेज से ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द राइटर्स ऑफ दीज टू ग्रेट वर्क्स द पर्ल एंड सर गयानो एंड द ग्रीन नाइट आर। मतलब ये यहाँ दो रचनाओं का नाम है, एक का नाम है द पर्ल, दूसरे का नाम है सर गयानो। इन दोनों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए आ रहा अननोन, अनजान लोग, ऑप्शन बी लैंगलैंड, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी W वर्ड्सवर्थ। और करेक्ट आंसर इसका क्या है? अननन। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड जिस समय चौसर, लैंगलैंड, विक्लिफ और गॉबर हुए थे, उनके ही समय में, जिन समय उन लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी थी, उसी समय ये द पर्ल और सर गयानो एंड द ग्रीन नाइट भी लिखा गया था। लेकिन इन दोनों जो वर्क्स हैं, ये दोनों जो वर्क्स हैं, इनके रचनाकारों के नाम का पता नहीं है। लेकिन ये भी बस उसी स्टैंडर्ड के थे, ये भी काफ़ी सुंदर रचनाएं थी। लेकिन इन दोनों का, द पर्ल का और द सर गयानो एंड द ग्रीन नाइट, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड की रचनाएं हैं, इनके ऑथर्स अनवन हैं, आज तक पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन वेयर द पर्ल एंड द सर गयानो एंड ग्रीन नाइट्स रिटन? और ऑप्शन ए इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन बी इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन सी इन द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर क्या है? इससे पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है, इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये सब दोनों रचनाएं जिनके की ऑथर अनवन है, आज तक पता नहीं चला, वे रचनाएं मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखी गई थी, जब चौसर और लैंगलैंड का ज़माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज इंडियंस जो हैं अंग्रेजी के क्विक लर्नर्स हैं, तेज़ी से सीखने वाले हैं। उसकी वजह क्या है? यह पूछा जा रहा है। क्योंकि दे आर इंटेलिजेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज एज द इंग्लिश टू, और ऑप्शन सी दे आर गिफ्टेड, दे आर लेबोरियस। यानी ऑप्शन जो है इसका मतलब है कि इंडियन इंटेलिजेंट थे और वो लोग सेम जो भाषाओं का परिवार है अंग्रेज़ों की तरह, ये भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। इंडियंस के बारे में कहा जा रहा है। दे आर गिफ्टेड, उनको ईश्वर के द्वारा ये प्राप्त है, कुछ ऐसा वरदान प्राप्त है, ऐसा ईश्वर उनको गिफ्ट दिया हुआ है कि वो जल्दी सीख जाते हैं। या ऑप्शन डी दे आर लेबोरियस, वे मेहनती हैं। तो करेक्ट आंसर, इसका सबसे सूटेबल आंसर जो है ऑप्शन बी, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज एज द इंग्लिश टू। अंग्रेज जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उसी से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, इंडियन भी बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो अंग्रेजी के क्विक लर्नर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस इंडियंस बिलोंग टू? किस फैमिली से मतलब लैंग्वेज की किस फैमिली से इंडियंस यानी हम लोग बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए इंडो यूरोपियन, ऑप्शन बी एशियन यूरोपियन, ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन डी यूरेशियन। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कॉफ़ी इज ए डैश वर्ड? कॉफ़ी कौन सा वर्ड है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी टर्किश, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पर्शियन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कॉफ़ी जो है वो टर्किश वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the impact, question number 86, what was the impact of the Norman conquest on the vocabulary of English? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का इंग्लिश के वोकेबलरी पर क्या असर पड़ा? और ऑप्शन जो है आपके सामने वो है ऑप्शन ए, ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंटर्ड द इंग्लिश वोकेबलरी,
ऑप्शन बी चेंजिंग ऑफ ए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का बदलाव। ऑप्शन सी इंक्लूजन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर वर्ड्स, नए स्ट्रक्चर वर्ड्स। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर कौन सा है? वो है ऑप्शन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंटर्ड द इंग्लिश वोकेबलरी। अंग्रेजी वोकेबलरी में काफ़ी संख्या में फ्रेंच वर्ड्स आ गए, मतलब जिसकी की चर्चा हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। द मिडल इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए इन्फ्लेक्शंस, ऑप्शन बी बोरोइंग्स, ऑप्शन बी वेरिएशंस, ऑप्शन बी इमिटेशन। और इन्फ्लेक्शंस यानी शब्दों के रूप में परिवर्तन, बोरोइंग्स मतलब दूसरी भाषाओं से जो वर्ड लिए गए, वेरिएशन विविधता, इमिटेशन मीन्स नकल। तो मिडल इंग्लिश पीरियड जो है इसको अगर हम कैरेक्टराइज्ड करेंगे तो ऑप्शन क्या आता है करेक्ट आंसर? ये बोरोइंग्स के द्वारा मिडल इंग्लिश का जो कैरेक्टराइज किया जाता है बोरोइंग्स के द्वारा। सबसे सूटेबल आंसर बोरोइंग्स, जिसमें ढेर सारे शब्द बाहर से लिए गए। इन्फ्लेक्शन जो था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इन व्हिच पीरियड और इज इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज? किस पीरियड में या किस युग में अंग्रेजी अधिकांश देशों से, मतलब सबसे ज़्यादा देशों से वर्ड्स को लिया? ऑप्शन ए है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन बी द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन सी द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन डी द विकिंग एज। और यहाँ जो करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन को समझ ले, किस पीरियड में, यानी इंग्लिश का जो पीरियड है या एज है पता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड या जी एलिजाबेथन एज, विकिंग एज, ये सब सारे जो ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो किस पीरियड में इंग्लिश ने सबसे ज़्यादा वर्ड्स को अपने अंदर लिया? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में। जब अंग्रेज़ों का मतलब अंग्रेज़ों ने सारी दुनिया में अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, सारी दुनिया में उसका उपनिवेश स्थापित हुआ, तो उसे उन लोगों ने महसूस किया कि उनकी वोकेबलरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें वर्ड सब। तो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो गए, तो विभिन्न भाषाओं से उन्होंने शब्द को अपने यूज़ के हिसाब से बोरो करना शुरू किया। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज जो है जिससे इंग्लिश ने वर्ड को बोरो किया, वो किस पीरियड में किया? वो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। व्हिच इज ए मेन मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द लैंग्वेज? भाषा को प्रिजर्व करने का, उसको संरक्षित बनाए रखने का मतलब मुख्य जो है वो साधन, मुख्य चीज़ जो है वो क्या है, मुख्य साधन क्या है जिसके बल पर भाषा को हम बनाए रख सकते हैं? ऑप्शन ए पोइट्री, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी नोवेल, ऑप्शन डी ग्रामर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी ग्रामर। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम भाषा को एकदम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित रह सकते हैं। अगर ग्रामर स्टेबल नहीं है तो फिर वो लैंग्वेज में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और वो लैंग्वेज अपना फॉर्म होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। Since when the English language started leaving the shores of England? कब इंग्लिश लैंग्वेज ने इंग्लैंड के तट को छोड़ना प्रारंभ किया? मतलब इंग्लैंड से अंग्रेजी कब बाहर निकली? दुनिया के कोने कोने में जो आज सारी दुनिया में जो अंग्रेजी का हम देख रहे हैं कि उपस्थिति जो देख रहे हैं, वो कब से स्टार्ट हुआ? तो जो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए आफ्टर द 17th सेंचुरी, ऑप्शन बी आफ्टर द 18th सेंचुरी, ऑप्शन सी आफ्टर द 19th सेंचुरी और ऑप्शन डी इन द 20th सेंचुरी। और करेक्ट आंसर जो है वो है आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद। यानी आप कह लें कि 19वीं शताब्दी के आते आते जब अंग्रेज़ों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर और सब कंट्री को कॉलोनाइज करना शुरू किया, अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, तो फिर अंग्रेजी भी इंग्लैंड के तट को छोड़कर दुनिया में बाहर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज आरपी और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन?
ये आरपी या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच, ऑप्शन बी ओल्ड इंग्लिश, ऑप्शन सी मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन डी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ। करेक्ट आंसर क्या है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या आरपी किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इंडियन इंग्लिश बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश का संबंध किससे है? ऑप्शन ए न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, ऑप्शन बी न्यू इंग्लिशेज, ऑप्शन बी ब्रिटिश इंडियन इंग्लिश, ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन इंग्लिश। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी न्यू इंग्लिशेज, इंडियन इंग्लिश, न्यू इंग्लिशेज। और दुनिया के जिन 7 देशों में अंग्रेजी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है, उस इंग्लिश को क्या कहते हैं? न्यू नेशनल इंग्लिशेज। और हम लोगों की इंग्लिश को क्या कहा जाता है? जहाँ FL या L2 के रूप में इंग्लिश है, वहाँ न्यू इंग्लिशेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। द फर्स्ट चेंजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर सीन इन, मतलब प्रथम परिवर्तन जो है अंग्रेजी भाषा में वो कब, मतलब कहाँ देखा गया? तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो सबसे पहली बार जो चेंजेस नोटिस किए गए, देखे गए, वो कहाँ देखे गए? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अमेरिका में देखे गए। कि सबसे पहली बार जो अंग्रेजी बदलना शुरू हुआ तो अमेरिका से बदलना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। Which is recognized as a world language like British English? इनमें से किसको ब्रिटिश इंग्लिश के ही तरह वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में मतलब माना गया है, पहचान इसकी प्राप्त हुई है इसको? तो ऑप्शन है आपके सामने अमेरिकन इंग्लिश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश आज ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कैनेडियन इंग्लिश बिलोंग्स टू न्यू, ऑप्शन ए कैनेडियन इंग्लिश का संबंध है किससे? ऑप्शन ए न्यू इंग्लिशेज, ऑप्शन बी अमेरिकन इंग्लिश, ऑप्शन सी न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, और ऑप्शन डी फॉरेन इंग्लिश। करेक्ट आंसर क्या है? न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश। जो मतलब जिन जिन देशों में नेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है, उन देशों की इंग्लिश को जो क्लासीफाई किया गया है वो न्यू नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश में क्लासीफाई किया गया है। इसीलिए कैनेडियन इंग्लिश बिलोंग्स टू न्यू नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ग्राउंड फ्लोर इन ब्रिटिश इंग्लिश इज डैश इन अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश का ग्राउंड फ्लोर या ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वो अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट फ्लोर, ऑप्शन बी जीरो फ्लोर, ऑप्शन सी बेस फ्लोर, ऑप्शन डी मेन फ्लोर। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए फर्स्ट फ्लोर। और यही फ़र्क है ग्राउंड फ्लोर ब्रिटिश इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में जिसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसे सेकंड फ्लोर कहा जाता है। और जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, उसे अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। ये भी अंतर है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में, जो हल्का सा चेंजेज है। तो ये सब उन चेंजेज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। कॉकरेच इज ए डैश वर्ड। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी स्पेनिश। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी स्पेनिश। कॉकरेच कौन सा वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। न्यू नेशनल इंग्लिशेज आर मोर क्लोज टू। न्यू नेशनल इंग्लिशेज जो हैं वो ज़्यादा करीब है, किसके हैं? तो चूंकि आज वर्ल्ड लैंग्वेज का स्टेटस 2 इंग्लिश को प्राप्त है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश को। तो न्यू नेशनल इंग्लिशेज जो है किसके करीब है? अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, यूरोपियन इंग्लिश। करेक्ट आंसर कौन सा है? ब्रिटिश इंग्लिश। न्यू नेशनल इंग्लिशेज यानी हमारे जैसे देशों का, इंडिया जैसे देशों का या दुनिया के और सब देशों का अंग्रेजी जो है वो ज़्यादा करीब किसके है? ब्रिटिश इंग्लिश के ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द वर्ड लाख ऑफ द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम। इसको ये समझ लें, यहाँ कंप्लीट नहीं है, आप ये समझ लें कि इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में जिसे लाख कहा जाता है इज़ कॉल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। उसे ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप ऐसे समझ लें कि इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम जो है उसमें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लैख, ऑप्शन बी मिलियन, ऑप्शन सी बिलियन,
ऑप्शन डी ए 100,000। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ए 100,000। जिसे हम लाख कहते हैं इंडिया में, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ए 100,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सेट नंबर 4 का। अब उसको पढ़ते हैं एक बार। व्हिच इज द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इम्प्योर लैंग्वेज, लेकिन वो ग्लोरियसली इम्प्योर, यानी दो वर्ड जो कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। इम्प्योर जनरली खराब का सेंस देता है, बैड का सेंस देता है, लेकिन उसके साथ क्या ऐड किया हुआ है? ग्लोरियसली, यानी गौरवशाली। तो वो कौन सी भाषा है? और ऑप्शन आपके सामने है, रशियन, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। वह कौन सा लैंग्वेज है? ऑप्शन सी। इसे द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है इंग्लिश को, क्योंकि इसने इतने ज़्यादा वर्ड लिए हैं, मतलब दूसरी भाषाओं से, दुनिया के और सब देशों से। इसीलिए इसे प्योर तो नहीं कहा जाएगा, इम्प्योर तो कहा जाएगा, लेकिन इसकी तूती बोलती है सारी दुनिया में। आज तक किसी भी भाषा ने इस तरह दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साथ राज नहीं किया जिस तरह इंग्लिश कर रही है। इसीलिए ग्लोरियसली वर्ड भी जोड़ना एकदम ये लाजमी है। तो द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंग्लिश। तो इस तरह हमारे इस सेट नंबर 4 का सारा क्वेश्चंस आपके सामने हमने डिस्कस किया। और यहाँ मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं। हमने फैक्ट को इस तरह से आपके सामने डिस्कस किया है कि आप एक क्वेश्चन के आंसर को जानते हुए ढेर सारे फैक्ट्स को जानते हैं, और निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने हमारे इस चैनल को इंग्लिश एबीसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय।